हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी एक कहानी। ये मेरे चैनल में दूसरी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ पल ढेर सारी खुशियाँ ले आते हैं, कुछ पल ढेर सारी खुशियाँ ले आते हैं। इतनी सारी खुशियाँ कि हमें समाने के लिए आसमान भी कम पड़ जाए। इन्हीं सारी खुशियों में एक दुख हवा का झोंका बन के आता है और सारी खुशियाँ तहस नहस कर देता है। ऐसी ही मेरी आज की कहानी। उसका शीर्षक है शादी की दूसरी सालगिरह। रोशनी, जल्दी तैयार हो जाओ, सहेली से मिल के वापस घर भी जाना है ना। माँ मुझे पुकारते हुए बोली। हाँ माँ, आ गई, देखिए। और मैंने ना अपनी सासू माँ से फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे इतना बोलते ही माँ ने मुझ पे गुस्से भरी निगाह डाली। माँ की उस गुस्से भरी निगाह देख के मैंने उनसे कहा, माँ हम सहेलियाँ कॉलेज के 3 साल बाद मिल रही है, थोड़ी देर तो हो सकती है ना। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। मैं इतना कह के घर से कैफ़े की ओर निकली। हम सहेलियाँ हमारे कॉलेज के पास वाले कैफ़े में मिलने वाली थी, जहाँ हम हमेशा कॉलेज के वक्त जाया करते थे। मैं पहुँची तो देखा वो तीनों मुझसे पहले ही आ चुकी थी। हम 4 सहेली की चौकड़ी कॉलेज में हमेशा एक साथ रहती थी। कॉलेज ख़त्म हुआ तो कोई आगे की पढ़ाई करने किसी दूसरे शहर चला गया, तो कोई किसी और काम में व्यस्त हो गया। आज हम सहेली की चौकड़ी कॉलेज के इतने दिनों बाद मिल रही थी। बहुत सारी यादें ताज़ा हुई। बातों बातों में मेरी सहेली निशा ने मुझसे पूछा, अरे रोशनी, ज़रा बता तो तुम्हारी शादी कैसे हुई। हम तो नहीं आ सके, लेकिन शादी के किस्से ज़रूर सुनना चाहेंगे। निशा के इस सवाल पे बाकी दोनों ने भी हामी भर दी। हाँ हाँ बता ना। मैंने कहा, हाँ बाबा बताती हूँ। मेरे इतना कहते ही उन तीनों ने मेरी ओर आशा भरी नज़रों से देखा। मैं बताने लगी। मेरी मासी के कोई पहचान वाले थे, तो मेरी मासी ने अभय का रिश्ता लाया था। जब मेरी मासी पहली बार रिश्ते की बात करने घर आई थी ना, तब अरे रोशनी ऐसे नहीं, जैसे मौसी ने कहा था वैसे ही बोल के सुना। कॉलेज में तो तेरे नाटक बहुत देखे, अभी भी थोड़ा टैलेंट बाकी है या नहीं, हम भी ज़रा देख लें। मेरी बात काटते हुए रेवा बीच में बोली, और रेवा की इस बात पे वो तीनों थोड़ी सी मुस्कुरा दी। मैं भी मुस्कुरा के बोली, अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। इतना कह के मैं मासी की नकल करने लगी। उस दिन जब मासी घर आई थी तो मासी बोल रही थी, रोशनी बड़ी हो रही हो, शादी का कोई ख्याल है कि नहीं। अगर हाँ तो मेरी नज़रों में भी एक लड़का है, कहो तो बात चलाओ। मासी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा था। मासी का इतना कहा सुनते ही माँ पीछे से बोल पड़ी, दीदी आप भी किससे पूछ रही हो, बता ही दो। इसका बस चले तो ये लड़की पूरी उम्र भर शादी ना करे, फिर क्या। माँ का इतना कहते ही मासी ने उस लड़के के तारीफों के पुल बांधने लगी। ये बात बोलते हुए मैंने थोड़ा मुंह बना लिया। मेरा ऐसा मुंह देख के वो तीनों हंस पड़े। तो मासी बोलने लगी, लड़के का नाम अभय सिंह राठौड़ है, आर्मी में मेजर की रैंक पर है, खुद का घर है और उसका दूसरों के प्रति बर्ताव भी अच्छा है। लड़के के माता पिता भी अच्छे हैं। छोटी बहन है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में रहती है, तुम कहो तो बुला ले उन्हें। फिर क्या। मासी की इतना कहते ही माँ ने झट से हाँ कर दी। मेरे इतना कहते ही निशा मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अरे आगे तो बता क्या हुआ, फिर उनसे पहली मुलाकात कैसी रही तुम्हारी। निशा की उस बात पे मैं भी थोड़ा मुस्कुरा दी और समय में थोड़ा पीछे चल के वो दिन याद करने लगी। वो दिन जब अभय पहली बार मुझे देखने मेरे घर आए थे। जब मैंने उनको पहली बार देखा तो उन्हें बस देखती रह गई थी। वो आर्मी ट्रेनिंग की वजह से जिम फिट बॉडी, रुतबा ऐसा कि क्या कहना, आँखों में अलग तरह की खामोशी।
पर सुकून देने वाली। उनको देख के मैं मन ही मन बुदबुदाई, दिखने में तो अच्छे हैं, लेकिन इंसान कैसे होंगे। अगले कुछ दिनों तक अभय से बातें करके मैंने जाना अभय सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं है, बल्कि दिल के भी बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, अरे वाह। उस दिन की बात बताते बताते ना जाने कब मैं पीछे चली गई और सहेलियों की बात सुन के मैं उस दिन से वापस इस कैफ़े में लौट आई। उनकी ऐसी बातें सुन के मैं थोड़ा मुस्कुरा दी, या शायद थोड़ा सा शर्मा दी और थोड़ा शर्मा दी। अपनी शर्माहट छुपाते हुए मैं आगे बोल पड़ी। फिर उसके कुछ हफ्तों बाद सगाई हुई, उसके कुछ महीनों बाद शादी हुई, और शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा घर मेहमानों से भरा था, खूब सारा नाच गाना हुआ, वैसे ही जैसे मैं हमेशा तुम्हें बताया करती थी। मैं शादी ऐसे करूँगी, मैं शादी वैसे करूँगी, बिल्कुल वैसे। और तुम तीनों ने ये सब मिस कर दिया। ऐसा कोई करता है? मैं थोड़ा झूठ मूठ का गुस्सा जताते हुए और मुंह छोटा करके बोली, इतनी जल्दी जल्दी में शादी करोगी तो हम छुट्टियां कैसे निकालेंगे? मेरी खींच पकड़ते हुए रेवा मजाक के लहजे में लेकिन थोड़ा सा गुस्सा जताते हुए बोली, और उसकी इस बात पे हम चारों खिलखिला के हंसते। अच्छा सुनो, मैंने हंसी के बीच में टोका। अच्छा सुनो, हमारी शादी की दूसरी सालगिरह पास आ रही है। अभय कह रहे थे कि वो छुट्टी लेके आ रहे हैं। अगर अभय को छुट्टी मिली तो हम घर में छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तब तुम तीनों का आना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने उन तीनों को घर आने का छोटा सा निमंत्रण दे दिया। ऐसे ही हंसी मजाक में और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने में हम दोस्तों की शाम बीत गई। अगली सुबह मैं अपने ससुराल में थी। सुबह के कुछ काम निपटा के मैं हर रोज़ की तरह अपनी सासू माँ के साथ चाय पीने बैठी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन देखा तो उस पे अभय का नाम फ्लैश हो रहा था। अभय का नाम देख के मेरे मन में थोड़ी घबराहट से उठी। हमेशा इतवार को आने वाला अभय का फ़ोन आज यूँ हफ्ते के बीच में कैसे? मैं सोच ही रही थी कि तभी कॉल कट गई। मैं फ़ोन उठा के वो वापस लगाने लगी कि तभी वापस फ़ोन बजा। मैंने झट से फ़ोन उठा लिया। मन में जो घबराहट उठी थी उसको थोड़ा काबू में करते हुए मैं बोली, हेलो हेलो रोशनी। सामने से आई अभय की आवाज़ सुन के मुझे थोड़ा सा चैन मिला। हाँ हाँ अभय बोलिए। मैंने मन में उठे ख्यालों के तूफान से खुद को संभालते हुए बोला। अभय आगे बोले, रोशनी सुनो, मेरी एक जगह सीक्रेट मिशन के लिए पोस्टिंग हुई है, मुझे जाना होगा। शायद अगले कुछ हफ्तों तक हमारी बात नहीं हो पाएगी। कब जाना होगा? ये सवाल पूछते हुए मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मन ही मन में डर का कोहराम उठने लगा, जैसे मैं किसी अंधेरी गली में चलती जा रही हूँ और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अभय ने मेरे मन की दशा भांपते हुए मुझसे कहा, मैं 2-3 हफ्तों में लौट आऊँगा, मेरी ज़्यादा फिक्र मत करो तुम, अपना और माँ बाबा का ख्याल रखना। हाँ, मैंने हाँ कहते हुए बस मन को थोड़ा सा दिलासा दिया। आगे अभय बोल पड़े, हमारी शादी की दूसरी सालगिरह पे मैं घर आऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, वादा रहा। इतना कहते ही अभय ने फ़ोन रख दिया। मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल में भीतर ही भीतर कुछ चुभ रहा था। खुफिया मिशन यानी जान जाने का खतरा। अभय लौट के आएंगे या नहीं अभी कुछ नहीं बता सकते। ये सारी बातें मैंने माँ पापा को बताने के बाद अपने कमरे में चली आई। खुद को दिलासा देती रही कि अभय सही सलामत ज़रूर लौट आएंगे। अगले कुछ दिन हर रोज़ की तरह ही थे, लेकिन अब उसमें अभय का इंतज़ार भी जुड़ गया था। अभय जब से मिशन के लिए गए हैं तब से बस मन में डर बैठा रहता कि अभय सुरक्षित तो होंगे ना। लेकिन उसके अगले ही पल मन में ख्याल आता कि अभय जल्दी लौट आएंगे। ये ख्याल मुझे हमेशा दिलासा दे जाता।
मैं कभी हमारी कुछ पुरानी तस्वीरें घंटों देखती रहती, कभी यादों के रास्ते चल के कुछ बीते पल जी आती। यही सब चल रहा था। अभय को मिशन पे जाके अब 2-2.5 हफ्ते होने लगे थे। अब तो इंतज़ार था तो बस अभय के फ़ोन का और उनके घर लौट आने का। 3 हफ्ते पूरे होते होते अभय के हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन के किनारे बैठी थी, इसलिए मैंने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो अभय, मैंने बड़ी बेसब्री से कहा। सामने से आवाज़ आई, मैं लेफ्टिनेंट मेजर प्रताप बोल रहा हूँ, अभय का सीनियर। आई एम सॉरी टू से बट मेजर अभय सिंह राठौड़ मिशन के दौरान हुई गोलीबारी में खुद को बचाने की कोशिश में ग्रुप से कहीं दूर निकल गए। कहीं दूर निकल गए मतलब? मैंने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। मेजर अभय सिंह राठौड़ मिसिंग ऑन मिशन। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें उनके बारे में पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए इतना कह के फ़ोन रख दिया। ये बात सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जैसे किसी गहरी खाई में गिरती जा रही हूँ और मुझे नीचे गिर के ना मौत नसीब हो रही है, ना जीने की कोई उम्मीद मिल रही है। माँ बाबा भी ये बात सुन के सुन खड़े हो गए थे। माँ तो वही बैठ गई और रोने लगी। माँ को देख के मैंने खुद को संभाला। मन ही मन में कहा कि अभय लौट आएंगे। खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी और देवे माँ से कहा, माँ चाहे देर हो जाए पर अभय लौट के आएंगे। मेरा विश्वास देख के माँ भी थोड़ी संभल गई और मैं वहाँ से अपने कमरे में चली आई। आंखों में भर आए आंसू आंखों से बहने लगे। कुछ दिनों बाद अभय के खो जाने की खबर सुन के हमारे पड़ोस में रहने वाली मिसेस बख्शी हमारे घर पे आई। मिसेस बख्शी और माँ बातें करते हुए हॉल में बैठे थे और मैं मिसेस बख्शी और माँ के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली आई। उस ओर से मिसेस बख्शी और माँ की बातें मुझे सुनाई दे रही थी। माँ मिसेस बख्शी से कह रही थी, देखिए ना मिसेस बख्शी, क्या हो गया? अभी अभय और रोशनी की शादी को 1.5 साल ही हुआ था कि अभय कहीं खो गया। हम तो किसी तरह बची हुई ज़िंदगी निकाल ही लेंगे, लेकिन रोशनी की तो पूरी ज़िंदगी बाकी है। मिसेस बख्शी बीच में कह पड़ी, आप दिल छोटा मत कीजिए, अभय आ जाएगा। आपका बेटा पूरा फौजी है, कभी हार नहीं मानेगा, वो ज़रूर लौट के आएगा। उनकी ये बात सुन के मेरी आंखें नम होने लगी। जब वो फ़ोन आया था तब से अभय जल्दी से लौट आएंगे, बस यही सोच रही हूँ मन में। मैं अपने आप को संभालते हुए गर्म चाय कप में उड़े ली और बाहर जाके उन दोनों को दे दी। आंखों में भरे आंसू बाहर निकलने का बहाना न ढूंढे, इसलिए उनको चाय देके मैं सीधे अपने कमरे में चली आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे की दीवार पे लगी मेरी और अभय की तस्वीर देख के मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसी दिन शाम को मिसेस बख्शी की बेटी मीना हमारे घर पे आई। शादी के बाद इस मोहल्ले में मेरी सिर्फ मीना से बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। पड़ोस में रहने के साथ साथ मिस्टर बख्शी और पापा यानी मेरे ससुर, वो भी बड़े अच्छे दोस्त थे। शायद ये भी एक वजह थी कि मेरी मीना से बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। मीना घर में आते ही सीधे मेरे कमरे में आधम की ओर बोली, ओ रोशनी मेरी जान, चल ना हम पास वाले पार्क में हो आते हैं। कितने दिन हुए यूँ घर में बैठी रहेगी तू, चल ना। मेरा मन नहीं है मीना, तुम हो आओ, मैं थोड़े बेमन से बोली। उसके पीछे माँ कमरे में आते हुए बोली, मीना के साथ पार्क में हो आओ बेटा, तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ ने इस बात पे थोड़ा जोर दिया तो मैं और मीना पार्क की ओर चल दी। पार्क में आते समय रास्ते में और यहाँ पार्क में आने के बाद भी मीना कुछ ना कुछ कहे जा रही थी।
लेकिन मेरा मन उसकी बातों में नहीं लग रहा था। पार्क में आए तो मेरा ध्यान हाथों में हाथ लिए एक साथ चलते हुए कुछ प्रेम जोड़ों पे गया। मुझे उनसे ईर्ष्या होने लगी। मुझे अभय की याद आने लगी। जब मेरी और अभय की नई नई शादी हुई थी तो हम भी इसी तरह पार्क में टहल रहे थे। उनकी छुट्टियां ख़त्म होने के कुछ दिन पहले शायद। मन ही मन में खुद से कहने लगी कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। बाकी जोड़ों की तरह मैं अपने पति के साथ घूम नहीं सकती। हर रोज़ रात को दिन भर में क्या हुआ ये उन्हें बता नहीं सकती। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये शिकायत भी नहीं लगा सकती मैं। लेकिन अगले ही पल लगता शायद मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अभय जैसे इंसान से प्यार हुआ। अभय जिन्हें लेकिन अगले ही पल मुझे लगता कि शायद मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अभय जैसे इंसान से प्यार हुआ। अभय जिन्हें खुद से पहले हर उस शख्स की परवाह थी जो इस देश में रहता है। मौत का भी डर नहीं था उन्हें। सीना तान के दुश्मन से दो हाथ करने के लिए तैयार। बॉर्डर पे खड़े होके धरती माँ का नाम लेना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी तो मुझे चिढ़ाने के लिए या फिर ड्यूटी पे वापस लौटते हुए मुझे हंसाने के लिए कह ही देते, देखो रोशनी, मैं तुम्हारे पास नहीं लेकिन तुम्हारी रक्षा हमेशा करता हूँ। और फिर उंगलियों से नकली बंदूक बना के मेरे पीछे खड़े दुखों को मारने की एक्टिंग भी कर देते थे। शायद उनकी इसी बात पे मैं अपना दिल हार बैठी थी। मैं इसी सोच में डूबी थी कि तभी मेरा कंधा थपथपाते हुए मीना ने मुझे पुकारा, रोशनी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? किस सोच में डूबी हो इतनी? मीना की थपकी की वजह से मैं यादव के शहर से फिर वापस पार्क में लौट आई। मैंने जवाब में कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। मीना ने कहा, अरे मैं तुमसे पूछ रही थी कुछ खाए? शाम होने लगी है। नहीं मीना, हम घर चलते हैं। सूरज भी डूबने वाला है। अगर ज़्यादा देर हो गई तो माँ परेशान होगी। मैंने मीना से कहा, ठीक है चलो। मीना भी बोली और हम घर की ओर चले आए। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए अभय के इंतज़ार में। आज नहीं तो कल कॉल करेंगे या फिर सीधे घर चले आएंगे। मैं बस यही उम्मीद पाल रही थी अपने दिल में। इसी उम्मीद के इंतज़ार में हमारी शादी की सालगिरह का दिन भी आ गया। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह। मैं अपने कमरे में बैठी अभय की तस्वीर को हाथ में लिए कह रही थी, अभय, आपने कहा था मिशन के बाद हमारी शादी की सालगिरह पे आप छुट्टी लेके आओगे। देखिए ना अभय, आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है। लौट आइए ना। कम से कम सालगिरह की शुभकामना देने के लिए तो सही फ़ोन कीजिए ना। इतना कह के मैंने उनकी तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। आंखों में भर आए आंसू बहने लगे। रोशनी, कहाँ हो आप? माँ ने मुझे पुकारते हुए बाहर से ही पूछा। आई माँ, कहते हुए मैंने अपने आंसू पोंछे और मैं कमरे से बाहर चली आई। माँ बाबा के पैर छू के मैंने सालगिरह की बधाई ली। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। खुश रहो बेटा, बाबा ने कहा। सुखी रहो बेटा, सदा सुहागन रहना। माँ का कहा सुनते हुए मेरी आंखें नम होने लगी और मैं माँ के गले लग के सिसकने लगी। माँ ने भी हल्की सिसकी भरी और कहा, बस अब रोना नहीं। अभय आएगा तो ज़रूर झगड़ेगा हमसे। मेरी रोशनी को क्यों रुलाया हमसे सवाल करेगा।
माँ के इस जुमले पे माँ, बाबा और मैं हम तीनों थोड़ा थोड़ा हंसती। दोपहर में खाना होने के बाद माँ बाबा टीवी पे कुछ रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे। मैं भी वही थी, लेकिन मेरा ध्यान उस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा फौजी यूनिफॉर्म पहने 2-4 फौजी खड़े थे। मुझे लगा अभय आ गए। मैंने उनको ठीक से देखा तो उनके हाथ में कुछ सामान था। उसमें से एक ने थोड़ी सवालिया लहजे से कहा, मिसेस रोशनी राठौड़। मैंने उसके जवाब में कहा, हाँ मैं ही हूँ। फिर वही फौजी आके बोला, मैम हम अभय सर का सामान लौटाने आए हैं। बताने में दुख हो रहा है कि उस मिशन के दौरान मेजर अभय सिंह राठौड़ की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। मेजर अभय सिंह राठौड़ अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनते माँ बाबा भी दरवाजे की तरफ आ गए। मैं थोड़ी लड़खड़ा गई। वही दरवाजे का सहारा लेके खड़ी हो गई। उसके पीछे खड़े उस दूसरे फौजी ने कहा, हम उनका शव अपने साथ लाए हैं। वी आर रियली सॉरी फॉर योर लॉस। उन्होंने इतना कह के अभय का शव घर के अंदर ला के रखा और उनके शव को सैल्यूट किया। माँ बाबा तो उस शव की तरफ देखते ही रह गए। मैं भी ये सब देख के सुन के बस सुन खड़ी रह गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद को संभालते हुए अभय शव के पास आके बैठ गई। मैंने अभय से कहा, अभय आपने मुझसे वादा किया था आप हमारी दूसरी शादी की सालगिरह पे छुट्टी लेके आएंगे, लेकिन इस तरह तिरंगे में लिपट के आएंगे ये तो नहीं कहा था आपने। इतनी ही थी ये कहानी। आज 15 अगस्त के दिन बस इतना कहूँगी, उन सभी जवानों को मेरा तहे दिल से सलाम है जो अपने जान की परवाह किए बिना अपने देश की रक्षा करते हैं। और उन सभी परिवार वालों को मेरा सलाम है जो अपने बच्चों के मन में अपने धरती माँ की रक्षा करने की और इस देश की सेवा करने की जोत जलाते हैं। सलाम है उन सभी लोगों को।